अब तो ब्लॉक का मतलब यहाँ शहरों में ABC होने लगा, वरना एक समय था कि राजनीति में लेफ्ट ब्लॉक सोशलिस्ट ब्लॉक हुआ करता था। और इस सोशलिस्ट ब्लॉक के बड़े नेता थे तब यानी 70 के दशक में हरियाणा के देवीलाल। और कहते हैं कि उनके यहाँ एक लड़के का आना जाना होता था। वो लड़का जो 25 साल 1 महीने और 7 दिन में चुनाव लड़ गया था इस उम्र में, और वो जबलपुर के सांसद और युवा समाजवादी नेता के तौर पर जब भी देवीलाल से मिलने जाता तो अपने साथ 2 और लोगों को ले जाता था जिनकी तब राजनीतिक हलकों में पहचान बड़ी कम थी। कहते हैं कि अगर कभी वो नेता अपने इन दोनों बगलगीरों के बिना पहुंच जाता तो देवीलाल चुटकी लेते हुए कहते, क्यों भाई तुम्हारे चंगू मंगू कहाँ गए। आगे चलकर ये दोनों बकौल देवीलाल चंगू मंगू बिहार के मुख्यमंत्री हुए। और वो नेता जो इन्हें अपने साथ ले जाता था, कभी इनकी और कभी उनकी पार्टी से होते हुए अपनी पार्टी बना करके भी अपनी किस्मत आजमाता रहा। भारतीय राजनीति की शरद ऋतु कल पूरी हो गई। शरद यादव को अपने हिस्से की श्रद्धांजलि के साथ शुरू कर रहे हैं 3 ताल का 118वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। बृहस्पतिवार की रात, हम लोग शुक्रवार को इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनके देहावसान की सूचना आई। और शरद बाबू को राजनीति में बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाएगा कि कैसे, मतलब लोग आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य होता है लोगों को कि मतलब जहाँ पे आश्चर्य होता था वहीं के लिए आश्चर्य मैंने बोला कि जबलपुर का आदमी जो है उसका सिक्का मधेपुरा में कैसे चल रहा है। हाँ, उनको बहुत सारे लोग आखिरी समय तक बिहार का आदमी मानते रहे। हाँ, मधेपुरा उनकी प्रिय सीट रही, पसंदीदा जगह रही उनकी। बिटिया को भी चुनाव लड़वाया, जीत नहीं पाई वो। लेकिन शरद यादव को राजनीति के ध्रुव पे जब देखते हैं, उस क्षितिज में उनको, तो क्योंकि हमारी आदत रही पार्लियामेंट्री डिबेट्स को सुनने की, मेरे लिए अकूत जिज्ञासा और मनोरंजन का विषय रहा है भारतीय संसद का प्रसारण। मतलब कई बार तो ऐसा लगता था कि क्या इतनी तत्परता से इसलिए कर रहे हैं कि लगता है भविष्य में कभी हम भी बैठेंगे। बहुत संभावना अभी भी खुली है। अभी भी नहीं, बहुत देर हो गई है। मुझे तो लगता है कि आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो लेकिन शरद यादव की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो उनके भाषण है। इतना आम आदमी का, आम लोगों की ज़बान में, आम लोगों के समझने की शैली में जटिलतम विषयों पे चर्चा करने का, जार्गन मुक्त, हाँ, और प्रभावशाली चर्चा करने का जो श्रेय जाता है, उसमें शरद यादव पिछले 2 दशकों के सितारे हिंद कहे जा सकते हैं। आपने एक बार कहा था कि लालू यादव के पास भारतीय राजनीति में लंबे समय तक बार्गेनिंग पावर रही, इसके लिए वो जाने गए। शरद यादव के केस में क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये आदमी अलग अलग पार्टियों में गया, अपनी पार्टी भी बनाई, जिस पार्टी का विरोधी था, फिर आखिरी समय राजद नेता के तौर पर ही उनका देहावसान हुआ, लेकिन जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, जिसमें जो वैचारिकी भी शामिल है, एक तो ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने ज़्यादा बदला नहीं, थोड़ा बहुत शायद, और वैचारिकी को लेकर के भी सबसे बड़ी चीज़ जो शरद यादव की ताकतवर, सबसे मजबूत चीज़ थी, वो शरद यादव की साफगोई थी। समाजवादियों में लोहिया की ट्रेनिंग से कुछ लोगों में एक क्वालिटी विकसित हुई, गलत को गलत डंके की चोट पे कहने की क्वालिटी। तो आप किसी भी चीज़ को कितने भी अच्छे रैपर में सजा के ले आइए, अगर वो गू है तो उसको गू कहने की एकदम अक्खड़, बिना किसी रंजना के, अभिव्यंजना के, उसको गू को गू कह देने वाली हिम्मत जो है वो शरद यादव में थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विजय माल्या के राज्यसभा में आने पर सीधे सीधे विजय माल्या को ठोक दिया था कि ये कितना दुर्भाग्य है, सदन में भाषण देते हुए शरद यादव ने कहा है कि कितना दुर्भाग्य है कि राज्यसभा के टिकट बेचे जा रहे हैं, हमारे एक सदस्य हैं। याने उनका याने मुझे बहुत याद आ रहता है। अभी जब से वो गए हैं, मैं मतलब मेरे दिमाग में याने ही गूंज रहा है। लेकिन एक ये भी है, जैसे पासवान जी का जो है कि बहुत चलता था हर बात में, वो जो है कि हाँ,
वैसे ही इनका याने था। वो काफ़ी उनके और नोटबंदी हो, समझौता रहा हो अमेरिका के साथ में परमाणु समझौता, काले धन के ऊपर बहस रही हो, अरविंद केजरीवाल और अन्ना के पूरे आंदोलन जन लोकपाल पे बहस रही हो, और उनके सामने कोई भी रहा हो, अरुण जेटली उनके सामने पड़ गए हों, उनके सामने जो है आपके स्मृति ईरानी पड़ी हों, जौन सा भी आया उसको नींबू नमक लगा के फिट कर देते थे, एकदम फ्रेश, आदमी को टंकार सुनाई देती थी। दूसरा क्या है, शरद यादव क्योंकि सीजन्ड आदमी थे पार्लियामेंट के और उनका एक लंबा कार्यकाल रहा, इस वजह से लोग उनको गंभीरता से लेते थे। शरद यादव के बारे में जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई कि नो नॉनसेंस वाला उनका व्यक्तित्व रहा, पब्लिक अब उसमें संसद में भी सम्मान हमेशा हाँ, तो उनका सम्मान इस वजह से बहुत रहा क्योंकि वो नो नॉनसेंस बन रहे। वो अपने घर में किससे बतिया रहे हैं, किसको अपना चिंटू पिंटू बनाए हुए हैं, है ना, कौन उनके शुंभ निशुंभ हैं, ये द्वितीयक है। राजनीति में सबके पास इस तरह की भीड़ होती है, सबके इस तरह के फेवरेट्स होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आप लोगों के बीच में हैं, जब आप जनसभाओं में हैं, जब आप कार्यकर्ताओं के बीच हैं, जब आप सदन में हैं, जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, जब आप किसी सेमिनार में हैं, तो वहाँ पे आप कितने कौशल से चीज़ों को यथारूप कह पाते हैं। जैसे ए.बी. बर्धन को मैं याद करता हूँ, वो चुटकी बहुत बढ़िया लेते थे, कभी भी डायरेक्ट नहीं मारते थे, लेकिन मतलब सामुराई टाइप थे ए.बी. बर्धन कि एक आप अनानास टेबल पे खड़ा कर दीजिए, ए.बी. बर्धन की सामुराई उसको काट के चली जाएगी और अनानास गिरेगा नहीं। जब आप उसको उठाएंगे तब आपको पता लगेगा अरे ये तो कटा है। शरद यादव भूथरा बना देते थे, सामुराई किनारे रख के लोहा पत्थर लेके उसको कूच देते थे। अच्छा मेटाफर है। लेकिन ताऊ इसमें एक चीज़, दो तीन और भी बातें हैं, जैसे वो जाने जाएंगे उनके लिए ये उपलब्धियां, या जो उनके समर्थक हैं मानते हैं कि उन्होंने मंडल कमीशन लागू कराने के लिए वीपी सिंह सरकार पर दबाव बनाया, या जाति जनगणना कराने के लिए यूपीए सरकार पर दबाव बनाया, ये उनकी बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां मानी जाती हैं। पर दो तीन उनकी आलोचनाएं भी हैं। एक तो वो ये कि कभी भी मास लीडर नहीं रहे, वो मैनेज करना राजनीति को, उसमें ज़्यादा उलझे रहे। दूसरी बात ये कि महिला आरक्षण जब आ रहा था संसद में और उस पर जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें एक उन्होंने ऐसी बात भी कह दी जिसके जो कभी भूली नहीं गई। उन्होंने कहा कि परकटी महिलाएं यहाँ आएंगी तो कैसा लगेगा। बाद में उसको उन्होंने बैलेंस करने के लिए ये भी कहा कि मैं ये कह रहा था कि महिला आरक्षण का फ़ायदा असल गांव की महिलाओं को नहीं मिलेगा और शहरी महिलाएं आकर बैठ जाएंगी जिनको शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने परकटी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसको स्त्री विरोधी ही माना गया। तो उस नज़रिए से दो तीन आपने भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की उनके बारे में? आज नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हाँ, पर लाइक एवरीबडी एल्स जितने हमारे बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, उनका एक पक्ष ऐसा भी था कि वो ओवरऑल अगर आपने देखा होगा, बाबा तो देखते रहते थे, महिलाओं के बारे में और भारतीय समाज की व्यवस्था के बारे में उनके अंदर बहुत रिस्पेक्ट नहीं था, वो नहीं आता था उनसे। पर वो उसका एक बैकग्राउंड होता है। भारतीय समाज व्यवस्था के बारे में आपके विचार अच्छे नहीं ही होने चाहिए, अगर आप नेता हैं तो आप ऑब्वियसली करेंगे, पर उसमें कुछ चीज़ें जो समाज व्यवस्था में थी, जो बाबा मुझसे इस रूम के बाहर एक हमारी बात हुई तो कह रहे थे कि क्लास के बारे में न सिर्फ कॉन्शियस थे, बट क्लास कॉन्शियसनेस को वो उजागर करते थे, हर जगह एक्सपोज करते थे। और वो जो उसमें एक उनका एक तरह की महिलाओं के बारे में विचार अवश्य ही ऐसा था जो कि महिला विरोधी माना जा सकता है, चूंकि आरक्षण महिलाओं के लिए था। महिलाओं को एज अ यूनिट माना जाता है कि वो पीछे हैं, उसमें परकटी और उसका वो दूसरे का कोई भेद नहीं है। उनके रहते हुए सदन में बहुत महिलाएं रही, जैसे जिनको कि आप कहेंगे कि बाल कटी हुई महिलाएं कौन है, तो इंदिरा गांधी है ना, उसके बाद में आप देखिए सोनिया गांधी, कुमारी शैलजा, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके कि बाल कटे हुए रहे। लेकिन तालमेल उमा भारती भी सदन में गई, उनके भी बाल कटे हुए थे। उन्होंने तो बाबरी विध्वंस की जब पहली लड़ाई हुई 1990 में तो अपने बाल घुटवा दिए थे। सोनिया गांधी के लिए सुषमा स्वराज ने एक समय कहा था कि अगर ये भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं सर घुटा दूंगी, और
जबकि उन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इस तरह की बात कह गई, मित्रता पर लेकिन असर नहीं पड़ा। ये कमाल का किस्सा है। बहरहाल सोनिया जी नहीं बनी, लेकिन जिस सोच से शरद यादव आ रहे थे उसको समझना पड़ेगा। और शरद यादव की केवल महिला आरक्षण नहीं, कई सारे मामलों में शरद यादव की या लोहियाइट ब्रिगेड के समाजवादियों की ये धारणा बहुत स्पष्ट रही। और इस तरह की मिलती जुलती धारणा संघवाद की राजनीति जहाँ पे रही वहाँ पे भी लोगों की वैसी ही रही। वाजपेयी भी कंप्यूटर के विरोधी थे, अंग्रेजी के विरोधी थे, हिंदी को लेकर बहुत मुखर थे। वो पूरी पीढ़ी थी जो ये चाहती थी और जानती थी, जिसमें लोहिया और लिमय और जयप्रकाश तक की पूरी यात्रा है, जो बार बार ये कहते थे कि इस देश में केवल अगड़ों की जातीय व्यवस्था का जो वर्चस्व है, केवल उसको तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अभिजात्य की जो नियंत्रण की प्रवृत्ति है, उनका जो वर्चस्व है, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये बात हुई कि आरक्षण मिले तो अंतिम व्यक्ति को मिले, है ना, चाहे वो महिला के रूप में मिले, चाहे वो SC ST के रूप में मिले, चाहे OBC के रूप में मिले। जब गर्व की बात हो तो हम अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति और अपने तरीकों पे गर्व करें। शरद यादव जिंदगी भर धोती कुर्ता पहने रहे, है ना, तो इस तरह की चीजें उन्होंने निभाई। और शेव नहीं करने वालों की एक पीढ़ी थी, हाँ, लालू शामिल नहीं थे, हाँ, लेकिन ये थे और पासवान थे, ये सारे लोग। एक जब महारानी का निधन हुआ ये था, 3 लोग जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। भारतीय राजनीति में एक तिकड़ी है जिनके बीच जबरदस्त दोस्ती है, लेकिन उस तिकड़ी का अभिशाप ये है कि उस तिकड़ी ने कभी भी अपने में से एक को राजनीति में आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा ना, साथ चलेंगे, अगल बगल चलेंगे। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, ये 3 की तिकड़ी भारतीय राजनीति में, तीनों समाजवादी, तीनों एक ही स्कूल से निकले हुए, तीनों एक ही बैकग्राउंड के लोग, एक ही जैसे बैकग्राउंड के, सब खेती किसानी वाले परिवारों से आए हुए तीनों के तीनों लोग थे। और तीनों में ये प्रतिस्पर्धा भी रही कि तीनों एक साथ एक पार्टी में नहीं रहे, तीनों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। शरद यादव पीछे नहीं रह गए इन दोनों के। शरद यादव पीछे इसलिए रह गए क्योंकि शरद यादव अपने गांव में ठेला नहीं लगाते थे। शरद यादव का ठेला दूर गांव में था। लालू अपनी चौहद्दी में रह के राजनीति कर रहे थे, मुलायम अपनी चौहद्दी में रह के राजनीति कर रहे थे, शरद यादव अपनी चौहद्दी से बहुत दूर थे। वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो कभी भी उसको अपना ठिकाना नहीं बना पाए। रिश्तेदार, नातेदार, घर बना के वहीं पे जम जाना, वहीं पे बिता देना। और शरद यादव क्योंकि समाजवादियों में एक बड़ी खेप बौद्धिक चेतना वाली ज़्यादा रही, उसमें बहुत सारे नेता आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो लोकप्रिय नेता बने, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो कि लोकप्रिय ना होकर के विचार प्रिय नेता के तौर पे स्थापित हुए कि ये सोचने वाले लोग हैं। और इसलिए लालू को आप कभी राज्यसभा में नहीं देखते हैं, लेकिन शरद यादव आपको दोनों सदनों में दिखाई देते हैं। तो शरद यादव ने इस खूबी को अपनी, उसकी वजह से उनका वो प्लेसमेंट रहा। तीसरा क्या है कि नीतीश कुमार को मैं 2 लोगों का अपराधी मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। नीतीश कुमार ने अपने 2 उस्तादों के राजनीतिक अस्तित्व को नष्ट करने का काम किया, जिसमें एक नाम जॉर्ज फर्नांडिस का है और दूसरा नाम शरद यादव का है। 2 लोगों के राजनीतिक वर्चस्व को बहुत प्रेम से, महीन, आस्ते आस्ते चाइनीज मंझे से काट के जो हलाल किया है, इसका श्रेय मैं नीतीश कुमार को देता हूं कि आप जो है ये करके गए। और इसमें एक सुपर सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी डिफरेंशिएटेड सोशलिस्ट जॉर्ज फर्नांडिस हैं, है ना, जो दुनिया घूम के आए हुए हैं, और एक बहुत ही रॉ, मतलब गुड़ की भेली की तरह का एक ठुर्रा रखा हुआ, है ना, झक सफेद यादव, धोती पहनने वाला, एक वो है। ये 2 तरह के लोगों को नीतीश कुमार ने अपने दोनों भूरे लेंस वाले चश्मे में ऐसे फोटोक्रोमेटिक है ना, फोटोक्रोमेटिक ऐसे समा दिया। तो ये तिकड़ी का जिक्र मैं जरूर करना चाह रहा था कि ये 3 तिकड़ी
और लालू जी इस तिकड़ी में अकेले बचे हैं, वो दीर्घजीवी हों, वो दीर्घायु हों, लेकिन उनके दो बहुत खास लोग उनकी राजनीतिक यात्रा के चले गए। शरद यादव को जब ऐसे देखते हैं ना, जैसे महारानी अभी गई थी, तो ऐसे बीबीसी ने ये लिखा था कि वो विंस्टन चर्चिल के कार्यकाल से लेकर लिज ट्रस तक का कार्यकाल उन्होंने देखा था। इनको अगर हम देखें शरद यादव की राजनीति, तो वो जेपी से शुरू होकर के तेजस्वी यादव तक आती है। बिल्कुल, कितना तब से कई राजनीति सोपान है, और इसीलिए यही एक संसदीय परंपरा की खूबी भी है कि वासुदेव आचार्य, है ना, शरद यादव, शरद पवार, इस तरह के लोग जब सदन में अभी भी बोलते हैं या बोलते थे, तो उन चीज़ों का एक प्रभाव दिखाई देता था, उसकी एक गरिमा होती थी। सोमनाथ चटर्जी जब हौंक डांट रहे होते थे, तो उसमें केवल ये नहीं होता था कि वो सदन के उच्चस्थ पद पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उसमें यह भी था कि संसदीय मर्यादा में, संसदीय परिपाटी में ये सबसे पुराने हैं। जब आप पैदा हुए थे तब ये सांसद थे। सोमनाथ चटर्जी को ये उरूज हासिल था ना, 12-13 बार वो सांसद रहे, कमाल की उनकी वो पारी रही। मैं उनसे बहुत व्यक्तिगत रूप से कभी आकर्षित नहीं रहा, मुझे बहुत धुले पूछे, अभिजात, सोफिस्टिकेटेड डार्लिंग लगते थे, धोती बड़ी कीमती वाली पहनते थे, लेकिन थे घूम फिर करके मतलब इंटरेस्टिंग आदमी थे इस लिहाज से। तो शरद यादव की ये एक चीज़ है, और इसलिए शरद यादव का केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि आप बीजेपी की पूरी राजनीति को अगर 3-4 दशक पीछे जाएं तो उसको आप बहुत अलग नहीं कर सकते हैं पूरे के पूरे समाजवादी आंदोलन से। जेपी के साथ तो समाजवादी और भाजपाई जनसंघी, ये दोनों दो पहिए की तरह साथ चल रहे थे। इसलिए अभी भी आप पाएंगे कि समाजवादियों के बीच में और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन दिनों के जो नेता हुआ करते थे या कार्यकर्ता होते थे, उनके बीच में आज भी जबरदस्त मित्रता है। तो और कभी आप केसी त्यागी से अगर किस्से सुने शरद यादव के, तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग किस्से वो सुनाएंगे भी, क्योंकि केसी त्यागी को एक इंसाइक्लोपीडिया खत्म हो गए, देवी प्रसाद त्रिपाठी डीपीटी, लेकिन एक इंसाइक्लोपीडिया अभी भी हैं इस राजनीति को बहुत करीब से घूम घूम के देखने वाले, उनका नाम है केसी त्यागी। तो उनसे आप वो किस्से सुन सकते हैं। बिल्कुल। जो आखिरी चीज़ शरद यादव के बारे में मुझे ध्यान रहती है कि शरद यादव का एक भाषण मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और वो भाषण उस समय का है, अभी उसकी गर्माहट को, ऊर्जा को महसूस नहीं किया जाएगा अगर आज आप सुनेंगे, लेकिन उस वक्त मुझे वो बहुत मजबूत भाषण लगा था। जब अन्ना का आंदोलन 11-12 के टाइम में चल रहा था, UPA 2 की सरकार थी और दिल्ली में अन्ना का पूरा लोकपाल वाला चल रहा था, उस वक्त देश में एक ऐसा माहौल बन गया था जिसको कि कहा जा रहा था कि ये देश अनार्की की तरफ जा रहा है। संसद में बैठे हुए लोग रोड पे अनार्की बता रहे थे, और रोड पे बैठे हुए लोग संसद में अनार्की बता रहे थे कि कोई कुछ भी कर रहा है, प्रधानमंत्री मौन है। ये लोग कह रहे थे कि देखो ये लगातार गालियां दे रहे हैं। उस पूरे के पूरे घटाटोप में सदन में 1 घंटे खड़े होकर के संसदीय मर्यादा, संसदीय लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था, इन तीनों को अगर कोई एक आदमी सबसे मजबूती से, वो आप उनसे सहमत हो असहमत हो, ये बात की चीज़ है, लेकिन सबसे कन्विंसिंग और मजबूत तरीके से अगर उस वक्त उस बात को कोई एक व्यक्ति पार्लियामेंट में कह पाया था, तो वो व्यक्ति शरद यादव थे। वो ऐतिहासिक भाषण हैं मुझे लगता है शरद यादव का, तमाम और भाषणों के अलावा। बाकी तो बहुत सारे नए युवा अधेड़ टाइप के नेत्रियों नेत्राओं को जो शरद यादव अपने साथ में एक डिब्बे में पानी रखते थे, और डोसे का तवा जब भी गर्म हो जाता तो छिट्टा मार देते थे। तो कई लोगों को छिट्टा मार के झंस निकालने का काम उन्होंने सदन में किया है। ठीक है, तो शरद यादव को श्रद्धांजलि। और आज जिन चीज़ों पर अपन को बात करनी है उनमें सबसे पहला है चरण स्पर्श करने की परंपरा। वाह। तो कुछ लोग पाँव ना छुए जाने पर बुरा मान जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो किसी भी कीमत पर पाँव छुआना नहीं चाहते, छुलवाना नहीं चाहते। तो भारतीय परंपरा संस्कृति में सम्मान जताने का ये जो पुरातन तरीका है,
बाद के दिनों में आलोचकों ने जिसे और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर बगल में पड़ा हुआ कलम कोई उठा ले तो उसको भी आशीर्वाद दे देते हैं, खुश रहो खुश रहो। तो बात अरे हम कलम उठा रहे थे आज, आशीर्वाद दे दिए। और रुमाल गिरा के दोस्तों के साथ ये करते थे मजाक, तो जिसको बाद में फ्यूडल प्रैक्टिस, सामंती प्रैक्टिस लोगों ने, आलोचकों ने करार दिया। तो इस पर बात करेंगे, क्या कोई बीच का रास्ता है? तो पाँव में ओम है, रोम है, व्योम है या कुछ और है? ये बाबा और ताऊ से पूछेंगे। और फिर बांसुरी पर बात करनी है, जो पहले पिछली बार नहीं हो पाई थी। वाह, भारतीय चेतना में बहुत पहले का वाद्य यंत्र है, और जो हमारे जैसे लोग बजाना नहीं सीख पाए, उन्होंने पपीते की डंडियों से पिपीहिरी बना करके काम चलाया। लेकिन बांसुरी की धुन जो है, उसकी जो आवाज़ है, वो बहुत सूदिंग क्यों लगती है? उस वाद्य यंत्र में ऐसा क्या है? वो सांस का कमाल है या बांस का? और बिजार खबर में ट्रेन के उन कंबलों की बात करनी है जिनको ओढ़ने से यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। जो कंबल ओढ़ता बिछाता हूँ, जाड़े में उसे धोने में असमर्थ क्यों पाता हूँ? और महकते हुए कंबलों से किसकी याद आती है? इस पे बात करनी है। आखिर में प्रिय तीन तालियों की चिट्ठियाँ भी हैं, पर पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज तक रेडियो पर तीन ताल सुन रहे हैं आप, ताऊ बाबा और सरदार के साथ, और चरण स्पर्श पे बात करनी है। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा मैं टोकूंगा वैसे। चरण स्पर्श से पहले एक उधार रह गया है पिछले हफ्ते का। क्या हुआ कि अपने को ये मालूम नहीं था कि कबर बिज्जू उसी को कहते हैं जो मेरा दुनिया का, जिस जानवर को मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने उसका नाम कभी कबर बिज्जू सुना नहीं था, तो बाबा ने बोला और मुझे कुछ रिलेट कर पाया पर मुझे लगता है कि मैंने उसको ट्रिब्यूट नहीं दिया है और वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। कबर बिज्जू दुनिया का ऑथराइज्ड, मतलब ऑथेंटिकली सबसे साहसी जानवर है। शेर वेर तो कुछ नहीं है उसके सामने, हाथी भी कुछ नहीं है वो। और मैं जीवन में नहीं बन पाया, अगर मैं कुछ बनना चाहता हूं तो कबर बिज्जू बनना अरे चाहता हूं। बाप रे। वो कैसा, मतलब साहस का कैसे पैमाना है? वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं, किसी आजाद से भी शत्रु नहीं है। डरता। और वो बहुत छोटा है साइज में, लेकिन क्या शेर की मजाल कि पूरा गैंग आ जाए, पूरा प्राइड आ जाए और उसको धमका दे, बल्कि ये धमका के उनको भगा देता है। कबर बिज्जू इवोल्यूशन का एक अजीब नमूना है। मुझे लगता है कि अगर कभी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए तो कबर उसके बिज्जू ही बाद भी बचेंगे। कबर बिज्जू ये निकले। दोनों का वाले कॉकरोच हैं कबर कबर बिज्जू। बिज्जू की स्किन जो होती है वो ढीली होती है, लटकी होती है, तो उसको कोई पकड़ लेता है तो स्किन के अंदर घूम जाता है वो और पलट के मार देता है। तो कोई ऊपर से अगर पकड़ ले तो श्योर नहीं है आप। कबर बिज्जू सांप से नहीं डरता, तो इवोल्यूशन का फायदा हुआ कि उसको बहुत जहरीला सांप काट लेता है तो थोड़ी देर के लिए उसको नींद आ जाती है और फिर वो उठता है, फिर सांप को मार देता है। छोटे मोटे सांप को तो कुछ समझता है, नाग वाग को कुछ नहीं समझता वो। डेडलीस्ट स्नेक ने अगर उसको काट लिया सही में, रही सही जगह पे, उसकी स्किन में तीर नहीं जाता, भाला नहीं जाता, शेरों के जबड़े नहीं जाते। ठीक है। और कबर बिज्जू ने अगर डिसाइड कर लिया तो परमात्मा ही उसे रोक सकता है। सलमान खान हो। आदमियों पे हमला नहीं करता, इसका इतिहास बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, पर अगर कर दे तो आदमी भागेगा नहीं, भाग ही नहीं सकता। फुर्तीला भी होता है। वो फुर्तीला नहीं होता, वो जिद्दी होता है। उसको अंग्रेजी में, चूंकि मैं उसको हमेशा से बैजर के रूप में जानता हूँ, हनी बैजर बोलते हैं उसको। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो हनी भी खा लेता है, सांप भी खा लेता है, शहद भी। और बाय द वे बहुत बड़े बड़े जानवर शिकार करके कुछ लाते हैं, वही निपटाता है। उसके बाद वो निपटाता है, जब वो जाता है तब वो खाते हैं, क्योंकि वो हटता ही नहीं है। बामन हो ये। हाँ, गिनीज बुक में छोटा उसको, भालू टाइप का लग रहा है मैंने। गिनीज बुक ने उसको मोस्ट फियरलेस अरे वाह, एनिमल डिक्लेयर किया कि उसको, उसमें वाह। फियर नहीं है। तो उसके सामने अगर टैंक आ जाएगा तो उसको फियर नहीं है उसके अंदर, वो जानता ही नहीं है, उसके डीएनए में फियर ही नहीं है, तो उसको ये अंदाजा नहीं है कि मेरा क्या होगा।
और इसलिए कबर बिज्जू नाम याद रखें। मैं बहुत खुश हूँ बाबा ने उसका नाम उस दिन दिया और मैं रिलेट कर पाया। फिर हम लोग आगे बढ़ गए और तब से मुझे ये साल रहा था कि यार उस जानवर के बारे में बात नहीं की जो कि मेरा आदर्श है जीवन का। कि हिंदुओं में बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है और अच्छे कर्म ना करो तो मनुष्य पैदा नहीं होगे। मुझे वो एग्जैक्टली वो अमाउंट बता दे कि क्या इतने करना बुरे है। कर्म करने से कबर बिज्जू तो कबर बिज्जू बनेगा तो आई विल प्रेफर दैट, क्योंकि उसके बाद लाइफ इज कूल। एक फिल्म है गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, इट्स एन अमेजिंग फिल्म, तो उसका रिकमेंडेशन भी है अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने, नए लोगों ने नहीं देखा होगा। वो कैपिटलिज्म कैसे हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस पे बनी है और बहुत अच्छा सिंबल है। मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, पर उसमें एक कबर बिज्जू है। अच्छा। और एक आदमी उस पर पैर रख देता है, उसके बाद उसके जूते और कबर बिज्जू एक साथ सफ़र करते हैं। वो थक जाता है तो थोड़ी देर आराम कर लेता है, फिर उस आदमी का जूता ढूंढ लेता है, मतलब उस आदमी को ढूंढ लेता है। बस उसे उस जूते से बदला लेना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, हनी बैजर, आप उसको देखें, उसको एडमायर करें। और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा जानवर है। और जीवन में अगर एक हमारे प्रोफेसर हैं, कैनेडियन प्रोफेसर हैं गार्ड सार्ड, बहुत वो एक्चुअली साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं शायद, उन्होंने किताब भी लिखी है उसी पे। अच्छा। हाँ, उसी पे नहीं, उन्होंने लोगों को ये कहा है कि आई थिंक अवेकन योर इनर हनी बैजर, फियरलेस बनाने के लिए। हाँ, कि जिंदगी में किसी भी चीज़ से डरना ही नहीं है, कोई भी आ जाए। जैसे बोल रहे थे बाबा की शरद यादव दो टूक कह देते थे, वो दो टूक कहता नहीं है, वो दो टूक करता है। अभयम, अजात शत्रु वही है। हाँ, तो वो गजब का जानवर है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। उसका नाम भी बहुत प्यारा है, हनी बैजर। आई विल नेवर कॉल इट हनी बैजर इन लाइफ अगेन। कबर बिज्जू, मैं उसे कबर बिज्जू बोलूंगा, प्रेम से बिज्जू। और वो बाय द बिज्जू वे जो कबर तक जाता है। और वो जो है घटना ना, ये मैंने पढ़ा फिर कि कबर बिज्जू क्यों कहते हैं, तो अपेरेंटली सही में इंडिया में कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, इसे कंफर्म नहीं है, कि उसने कब्रें खोदी और उससे जो भी अंदर पाया गया उसका भक्षण किया। पर वो चींटी भी खाता है, वो दूध भी पीता है, वो सांप भी खाता है, वो ज़रूरत पड़े तो कुछ भी खा सकता है, और वो बिल भी खोद सकता है, वो कहीं भी रह सकता है, उसको ठंड गर्मी इत्यादि इत्यादि नहीं लगती। और वो जो मृत्यु मेरी दासी है, पवन मेरे आगे झाड़ू लगाता है। हाँ, तो वो एक जानवर होता है ना जिसके बहुत कांटे होते हैं, हाँ, शाही। शाही, तो शाही को भी खा लेता है ये। इसको पता ही नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, तो वो उसको भी खा लेता है। शाही अपने कांटे निकालता है, कहता है ठीक है, इट्स ओके, आई विल स्टिल डू इट। शाही कहता हूँ मैं वीर प्रताप शाही, तो कहते हैं मैं शिव प्रकाश शुक्ला। किसी मतलब ये बड़ा अच्छा है, ताऊ को किसी को टी शर्ट भेजी ना गिफ्ट में तो लिखवा के भिजवा सकता है, आई वांट टू बी अ कबर बिज्जू। ताऊ उसको खुशी से पहने। आप देखो उसका नाम जो है ना, एक वर्ब है इंग्लिश में, व्हाई आर यू बैजरिंग मी फॉर दिस, मतलब समझ रहे हो, ही हैज बीन बैजरिंग मी, वो वहीं से आया है कि बैजर मतलब वो पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा। क्योंकि कबर बिज्जू ने अगर आपके पीछे पड़ गया, बस परमात्मा बचाए। अच्छा है कि आप नंगे पैर जाएं। जरूरी नहीं आपके साथ वायलेंस करेगा, पर छोड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, तो चरण स्पर्श पे बात करनी है। कबर बिज्जू को चरण स्पर्श। तो द्रौपदी मुर्मू गई थी राजस्थान दौरे पर, तो उसी में जो है एक महिला आई, वो सरकारी इंजीनियर थी, और उसने थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के थोड़ा सा आगे आ गई और उसने पाँव भी छू लिए। बाद में उसको सिक्योरिटी में चूक वगैरह माना गया, पर वो बहुत आतुर थी राष्ट्रपति के पाँव छूने के लिए। वीडियो वगैरह वो वायरल हुआ, पर वो तो खैर एक वीडियो है, ऐसे आए दिन राजनीति से तो बहुत वीडियो आते हैं। पर अपन ये इस पे इसलिए बात करना चाहते हैं कि ये परंपरा और उसकी परंपरा की आलोचना और आधुनिक वैल्यूज़ इसके बीच में कहीं है। जापानीज़ लोग सिर झुका करके नमस्ते करते हैं, अभिवादन के तरीके हैं। फ्रेंच में गाल से गाल मिलाया जाता है, फ्रांस में हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है। पर जो बहुत वरिष्ठ हैं उनको सम्मान जताने के लिए पाँव छूने की परंपरा रही, जिसके बहुत सारे मिसयूज़ भी हुए।
उसको जाति से जोड़ दिया गया और तमाम वो। तो अपन अभी इसको लेकर के कोई राय बना सकते हैं क्या कि ये बुरी है, अच्छी है, या इसमें बीच का कोई रास्ता है? परिस्थिति, काल, किसके पाँव छुए जा रहे हैं, वो छुआना चाहता है या नहीं, और जो छू रहा है उसकी खुद की इच्छा है या वो किसी ऑब्लिगेशन में छू रहा है, इन बेसिस के आधार पे तय किया जाए या पूरी परंपरा को ही इसको खारिज किया जाए? नहीं तो मतलब हम इस तरह के सवालों पे एक ही चीज़ याद करते हैं हर बार कि घर में जो चक्कू है रसोई में, उसके बारे में आपकी राय क्या है? वो अच्छा है कि बुरा है? उसका एक ही जवाब है, इस्तेमाल कहाँ किया है। तो पैर छूने की परंपरा में अगर किसी को एक रूढ़िवादिता दिखती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं मैगडी नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैर छूने की परंपरा के प्रति एकदम सहज हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। और मैं किसी गिरजे में अपने घुटने टिका करके एक तख्त को हाथ से पकड़ के या दोनों हाथ बांध करके ईश्वर की आराधना करूं, या मैं दंडवत हूं, या मैं साष्टांग हूं, या मैं सजदे में आ जाऊं किसी किताब के सामने या किसी काबे के सामने, ये अलग अलग शैलियां हैं। कुछ लोगों ने चरण स्पर्श को, पैर छूने को दासता का प्रतीक बना दिया कि आप पैर छुआ रहे हैं, कोई आपके सामने दास बन के नतमस्तक है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि नतमस्तक हुआ हर व्यक्ति दास ही हो, दोनों तरफ से। अगर पिता के पैर कोई बेटा छू रहा है तो ये नहीं है कि बाप ये कह रहा है कि तुम मेरे दास हो, ना बेटा ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा दास हूं। और जो सलाम करते हैं सेना में, सैल्यूट करते हैं, उनसे क्या दास्तां नहीं कराई जाती? जिन्होंने केवल हाथ मिलाए या हाथ जोड़ के खड़े रहे, जिनके कंधे कभी झुके नहीं, क्या वो दास नहीं रहे? दुनिया के दासों का इतिहास आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि मालिकों से ऊंचे और मालिकों से चौड़े कंधे के दास मालिकों के पास रहे। तो चरण स्पर्श की आलोचना करते समय हम इतने पश्चिम हो जाते हैं कि हम अपनी धरोहरों को और अपनी परंपरा को भूल जाते हैं। लेकिन उसमें जहां भी दोष है, उसमें जहां भी दोष है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चरण स्पर्श एक अभिव्यक्ति है और भाषा या अभिव्यक्तियां कभी भी बुरी नहीं होती हैं। लोग कहते हैं ना संस्कृत मर गई, केवल इस एक लाइन से संस्कृत की आलोचना में सब कुछ बोलना शुरू हो जाता है। संस्कृत किस तरह की गठन की भाषा है, संस्कृत का व्याकरण क्या है, उद्भव क्या है, उसके अपने चमत्कार क्या है, उस लैंग्वेज का अपना फॉर्म क्या है, इन चीज़ों का आप मज़ा ही नहीं लेना चाहते हैं तो आप भयंकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। और देश की सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान की खासतौर वो दुनिया की भी एक ही है कि या तो व्यक्ति अति पिछड़ा है और पिछड़ेपन के पूर्वाग्रह से नहीं निकलना चाहता है, और या फिर व्यक्ति जो है वो अति आधुनिक है और आधुनिकतावाद के पूर्वाग्रह से बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो आप इंक्लूसिवली चीज़ों को आंगीकृत नहीं करना चाहते हैं। या तो आप बर्गर खाएंगे या फिर आप लैया चबाएंगे। ये बड़ा गड़बड़ है। कभी बर्गर में लैया डाल के देखो। हाँ, एक दाने डाल के दिया खाओ। देखो यार, अरब लोग ना मिलते हैं विभिन्न देशों के तो गाल से गाल छुआते हैं। कहीं पे एक बार छुआने से चल जाता है, कहीं पे दूसरी साइड भी छुआना पड़ता है, कहीं पे दूसरी साइड छुआने के बाद तीसरी साइड फिर छुआना पड़ता है, मतलब पहली साइड। कहीं कहीं 4 है, कहीं कहीं 5 हैं, कहीं कहीं लोग थक जाते हैं फिर हाथ चूम लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चरण स्पर्श में झुकना पड़ता है, इतना ही है ना। आपको लगता है उसके सामने झुक रहा है, कसरत हो रहा है। कभी चरण स्पर्श करके देखिए आप। बाय द वे जापानी उतना ही झुकते हैं। हाँ, सिर्फ वो हाथ उनका हार्ट के पास रहता है, झुकते उतना ही है। अरे 100 मनाइन के पैर छूना पड़ जाए तो 50 कैलोरी बर्न हो जाता है। और कभी कभी पर ये क्या है कि परंपराएं जो होती है ना, बुरी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। परंपराएं होती हैं। अगर आदमी अपनी इच्छा से किसी के चरण छू रहा है और छुलाने वाले को आपत्ति नहीं है तो ठीक है। दोनों में से एक को
वो नैसर्गिक नहीं है, बल्कि उसको लग रहा है दबाव में कर रहा हूँ, तो कृपया बंद कर दें। बिल्कुल। ठीक है, आशीर्वाद भी सही से नहीं मिलेगा और ज़बरदस्ती का झुकने से आपको भी कुछ फायदा नहीं है। परंपराएं होती इसलिए हैं कि इस जरूरी नहीं कि केवल हर चरण स्पर्श परंपरा में नहीं है ना, तो नमस्ते भी अनबना कर दे तो गलत है ना, सजदा भी बिना मन के किया तो गलत है, हाथ मिलाया बिना दिल मिलाए हुए तब भी गलत है ना। बगनखा पहन के शिवाजी नहीं जाते तो हाथ मिलाने के चक्कर में बेचारे धरे जाते। और हाथ तो पश्चिम में मिलाते हैं लोग, क्योंकि भरोसा नहीं होता है। एक हाथ मिलाते हैं, दूसरे में चीजें रहती हैं, है ना। हाँ, हमारे यहाँ तो हमको तो दोनों हाथ दिखाना पड़ता है कि कोई हथियार विथियार नहीं है भाई साहब। हाँ, हम देख लो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए हैं। वो ऐसे जेब से भी नहीं निकालते हम लोग, हाथ कैसे निकाल कर फिर चरण स्पर्श का मतलब होता है कि हम तो खाली हाथ आए ही हैं, आप हमारी गर्दन उड़ा सकते हैं और हम देख नहीं रहे। समर्पण शिक्षकों के लगते हैं लोग, माता पिता के लगते हैं, बुजुर्गों के घर में लगते हैं पैर, तो बड़े भाई के भी छूते हैं लोग। और मैं तो बहुत हैप्पीली पैर छूता हूँ बहुत सारे लोगों के, और मुझे कभी नहीं लगा कि ये कोई पिछड़ापन है मेरे अंदर कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैं मॉडर्न नहीं हूँ। अगर वाटर कर ले बेटर टाइप का मॉडर्न होना है तो फिर तो उसमें ये कि जैसे मैं भी अपने माँ पिता के और मामा के कुछ रिश्तेदारों के, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, मामा ना छुए चाहिए, लेकिन ठीक कहते हैं वैसे नहीं छूना चाहिए, लेकिन मैं छूता हूँ। तो उसमें ये है कि लेकिन जैसे कोई मैं गांव गया और जो पट्टीदार हैं उनके पाँव छूने में मैं सहज नहीं हूँ, भले ही वो मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं तो मैं नहीं छूता हूँ, मतलब मैं उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेता हूँ। तो इस तरह की एक ऐसा अरेंजमेंट अपने जीवन में बना लो कि आप जिनका छूना चाहते हो उनका छू लो। दूसरी एक और बात, रोज ही छूना पड़ता है यार। हाँ, आप कभी गए बहुत दिनों के बाद तो छूते हैं ना। अगर मैं गांव में रहता हूँ तो रोज उठ के क्या मैं सबका पाँव छूता हूँ। उसमें एक बुनियादी संकट ये है कि आप गए अपने गांव, आपके गांव में जिनके पैर आपको छूने चाहिए ऐसे हैं 20 लोग, आपने 8 के छुए और 12 के नहीं छुए। यहाँ से आपके बारे में क्लियरली एक परसेप्शन, सोशल परसेप्शन बिल्डिंग शुरू हो जाती है कि बड़ा ताव अपने का कुछ लगावा लेन, है ना। पर मैं तो एंजॉय करता हूँ एरोगेंट उस परसेप्शन को, है ना। तो ये और वो परसेप्शन केवल इन 12 के बीच नहीं होगा, ये 8 भी उनसे कहेंगे कि हाँ छुआ के तो चाहिए भाई, तू कितना बड़ा मनई होएगा, तू कितना पढ़ लिहा, तू कौने विदेश में जाए के नौकरी करत हा, कौनो बात ना है, लेकिन गोल धरे चाहिए। तो ये 8 भी उस परसेप्शन में जाते हैं। इसलिए क्या होता है ना, या तो आपके मैं किसी के पैर नहीं छूता, मैं केवल अपने माता पिता और भगवान के पैर पड़ूंगा। आप इसकी घोषणा एक दिन कर दीजिए, लोग कहें नहीं छुअत भैया, अरे वही नहीं छुअत, तब और ज्यादा परसेप्शन है किसी के नहीं छूता है। हाँ, तो नहीं कहें सहरुआ हुए हैं, तो उसमें उतनी डिबेट नहीं होगी। ये अस एंड देम जब आप कर देंगे एक ही कुनबे में, तब बड़ी दिक्कत है। और आप कभी जाके देखिए, आपको झेलना है। लेकिन अब क्या है कि वो मुझे झेलना है 2 साल में एक बार, जब तमाम उसमें एक चीज होती है कि आप ये जानते हो ना कि मन से भी आशीर्वाद नहीं। हमारे यहाँ एक परंपरा ये भी रही है कि दुश्मन कभी छू लो, मुंह से तो उसको अच्छा ही निकालना पड़ेगा कुछ, जुग जुग जियो, इच्छा नहीं हो पर निकल तो जाएगा, और इसीलिए हम उसमें विभेद नहीं करते। अच्छा, राजनीति में भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब साथ में नहीं थे, तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पांव छुए थे उस वक्त। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो दिल से छू रहे थे, हो सकता है दिल में थोड़ा बहुत भाव रहा हो, लेकिन ईमानदारी से तो नहीं है। एक संपादक जी थे, नहीं पर आदत भी होगी ना, ये आदत है। दूसरा क्या है कि इनका छूते आए हैं, आज वो दूसरी पार्टी में तो कैसे छूना बंद कर। दूसरा क्या है कि ये आदत ही, उनको ये भी पता है कि यही आदत उनके संस्कारवान होने का और उग्र होते हुए भी बदतमीज ना होने का प्रमाण बन जाएगा। हाँ, वो ऑप्टिक्स भी है पॉलिटिक्स में। हाँ, तो अकेले कमरे में छूते हैं नहीं छूते हैं ये नहीं पता, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर पैर छुआ, 10 लोगों की मौजूदगी में पैर छुआ, तो कह दिया कि अब तुम हो फंसे हुए, तुम आशीर्वाद में क्या दोगे, मैंने तो सबके सामने छू दिया, 10,000 की भीड़ थी। तो वही खुलासा ये कि छूना नहीं छूना कुछ नहीं इंगित करता है, और छूना भी कुछ नहीं इंगित करता है। ऐसा नहीं है कि छूने से आदमी झुक जाता है और नहीं छूने से वो बहुत मॉडर्न हो जाता है। इच्छा हो तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो।
एक संपादक जी थे, उन्होंने लिखा कि मेरे यहाँ एक लड़का इंटरव्यू देने आया, बड़ा अच्छा उसका इंटरव्यू गया, और इंटरव्यू के बाद जाते जाते वो मुझसे बड़ा प्रभावित था, तो वो बोल भी रहा था इंटरव्यू में, जाते जाते वो सम्मानवश मेरे पाँव छू गया। तो मैंने उसको काबिल होते हुए नौकरी पर नहीं रखा। तो उन्होंने इसके बारे में कहीं पब्लिक में कहीं बोला था। तो लेकिन ऑफिशियल जो रिश्ते हैं, फॉर्मल जो रिश्ते हैं, उसमें ये चीज़ खटकती है कि, और जैसे जब स्वार्थ आधारित पाँव छूना होता है, जिसमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, वहाँ पर खटकती है। वो वन ऑफ दी दुरुपयोग हैं। जैसे जाति के आधार पर गांवों में होता है कि ब्राह्मणों का लड़का है 18 साल का, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि 36 साल के मौर्य जी हैं वो उनके पाँव छुएं जब वहाँ आए। मैं इसको भुगत चुका हूँ कि मेरे से उम्र में बड़े लोगों ने मेरे पाँव छू लिए, उसका मुझे बहुत दुख हुआ। और मैंने फिर उनसे बहुत एकांत में चर्चा करी कि आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा जो पहले थे उनका भी करते थे और हम सम्मान के लिए करते हैं। तो हमने कहा इसमें कोई सम्मान मुझे नहीं दिखता, तो मुझसे ना कीजिएगा। पिछले वाले का, अब आपके दोनों के बीच का रिश्ता था मुझे मालूम नहीं, बिल्कुल, पर मेरे से ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपके पास ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि कोई उम्र दराज है तो चलो कर लिया, और छोटे भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये जो है हमारे और आपके बीच में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मेरी ही जाति की पड़ोस की महिलाएं, जब मैं गांव जाता हूँ मामा के यहाँ, वो आके मेरे पाँव छूती हैं जो मुझसे बड़ी हैं उम्र में। तो मेरे पास अब वो नहीं मान सकती, आप हाथ कैसे पकड़ लेंगे उनका। तो मैं, वो मुझसे उम्र में बड़ी, हाँ देखो, तो मैं गोल छुअत है तो जोर से हाथे हम भीच दीन, तो मैं पलट के उनके पाँव छू लेता हूँ, तो मैं हिसाब बराबर हो जाता है। मतलब फिर वो मुझे भी नहीं रोक सकती ना, तो मैं 1-1 कर देता। ऐसे एम्बैरेसिंग मेरे साथ हुए हैं कि कुछ लोगों के मुझे पाँव नहीं छूने चाहिए, पर उनकी उम्र देख के मैंने छू लिए। मैं जानता नहीं हूँ ना। हाँ, मैं गया हूँ, मेरे से कोई लड़की जो है उम्र में छोटी है ना, तो उनका पूरा खानदान, अब मैं उनको छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक है। लेकिन उस घर में जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मैंने छू लिए उस समय आवेग में चलते हुए। तो मुझे कहा गया कि नहीं इनका नहीं, हाँ इनका ये आपसे छोटे हुए। हाँ, कैसे हुए पता नहीं, पर हुए। अजीब है। हमें सिखाया जाता था बचपन से कि अगर घर में कोई बेटा आया है, बड़ा घर में बैठा है, तो उसके पाँव छूने हैं। तो मैं अंदर से निकला और मैं देख रहा हूँ मेरे पिताजी के साथ एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक व्यक्ति बैठा है सोफ़ा पे। मैं गया और मैंने पाँव छू लिए, और उन्होंने कहा कि तालीम अच्छी देते हैं आपके यहाँ। और वो टेलर साहब आए हुए थे, उनको नाप लेने के लिए बुलवाया था। तो मुझे बाद में कहा गया, अरे मतलब मजाक में कहा गया, अरे तुमने तो उनके भी पाँव छू लिए, हंसते हुए। तो मैंने कहा आप ही लोगों ने तो बताया था कि कोई भी आए के बैठे। ऐसा नहीं कि वो आशीर्वाद नहीं देंगे और बाकी सबने दिया था। हाँ, तो वो प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि तालीम अच्छी देते हैं। पैर छूने के मामले में बस एक ही जो है बेसिक जो कैरेक्टर है पैर छूने का, उस पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा था। बहुत वेरी गुड, कि जिसका बहुत जरूरी है। पैर छूने के पीछे आप क्या इच्छा आपकी है, बिल्कुल नियत क्या है। हाँ, क्या सामने वाला ऐसा है कि जिसके प्रति आप अपने आप को सरेंडर करें? क्या सामने वाले से आप इतना सहज हैं या इतना उसे सम्मान देते हैं? अगर ये है तो पैर छूइए। उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं या हाँ, नहीं, वो भी मतलब कि ब्लेसिंग की आकांक्षा अगर है, अगर लगता है कि नहीं ये सर पे हाथ फेरेंगे तो मेरा यह लोक या परलोक जिसमें भी आपका यकीन है वहां पे कुछ भला होगा। तो अगर ये महसूस होता है तभी आप खींच करके किसी के पैरों में गिरे, अदरवाइज तो ठीक है। अच्छा, कैसे हो एक और उससे भी बात, काम चल जाएगा। चरण स्पर्श होता नहीं है अभी, ये वाला बंद कर दीजिए। चरण स्पर्श का मतलब चरण स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो आप झुकते हैं ना, ये आप सही में झुकते हैं, चरण स्पर्श नहीं करते। ये घुटने के ऊपर, ठीक है, घुटने के थोड़ा नीचे, और ऐसे करके जो टच सा नहीं भी करना और कर भी लेना, वैसे वो हाथ ऐसे होने चाहिए। और जूता पहने हो, चप्पल पहने, जो भी, वहां पे हल्का सा टच जरूर करें। ये आप कसरत नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं है, नहीं करना तो मत करिए। मैं इधर देखता हूँ दिल्ली में बहुत सारे लोग घुटना छूते हैं। हाँ, यहाँ तो घुटने छूने की परंपरा है। खास तौर से स्कूल से निकला हुआ कोई लड़का जो बदमाश हो गया या भाई हो गया है और वो अपने गुरुजी से मिलने गया है बहुत समय बाद, आप उसको कभी भी पाँव में गिरते हुए देखेंगे, वो वहीं बीच में। मुन्ना भैया का ऐसा ही है, घुटने से 6 इंच ऊपर, गुरुजी
तो वो कुछ नहीं है, उसको मैं खारिज करता हूँ, उससे मैं नहीं मानता पर कि वो एक गुरुओं में भी एक वो है, एक तरह के गुरु ये भी हैं जो मिलते हैं और दोनों हाथ अपने शिष्य के पीठ पे रख करके दबा देते हैं नीचे को, अरे बेटा आओ आओ, हाँ स्वयं ही झुका लेते हैं। हाँ एकदम नतमस्तक और हो अच्छे फिर से। कहते हैं नहीं नहीं अरे ठीक ठीक ठीक। हाँ, ठीक है बैठो बैठो, तो कब आए, हाँ। है ना। यहाँ से पैर छूने की पूरी अभिव्यंजना में दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देती हैं। महिलाओं को अगर आप कभी पैर छूते हुए देखें, खास करके ये हमारी हिंदी पट्टी में अवध और आसपास, आंचल से पाँव छुआ जाता है तो आंचल से तो Yes. एक आंचल का हिस्सा एक पैर पे रख के दूसरे से 3 बार प्रणाम करके तब फिर वो माथे से लगा के वो है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है ना वो आदमियों का पैर छूना है। आप गौर करेंगे महिलाएं कभी घुटने नहीं छू रही होती किसी के, आदमी ही कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कई बार कि ये ग्रंथि घुटने छूने वाली आई कहाँ से। दूसरा क्या है कि आप पैर छूने वाले को देखेंगे कि उसका एक हाथ सीने पे होता है बायां और दायां हाथ जो है वो घुटने में होता है। मुझे लगता है ये घुटने में पैर छूने की जो प्रॉब्लम है ये ऊपर के पॉकेट में रखे हुए पेन से आई होगी। गिर जाता होगा, गिरे ना तो यहाँ हाथ लगा के ऐसे आधे ही छूना है। अगर पूरे झुक गए तो वही समस्या होती है जो इंडियन टॉयलेट में होती है कि अगर सिक्के सहित पैंट खोल के आप बैठ गए निपटान हेतु तो पानी के डालने के बाद भी और सब द्रव्य के बह जाने के बाद भी उस इंडियन टॉयलेट सीट के अंदर आपको 2 चांद नजर आएंगे, एक 98 का एक रुपये का, वो बहता नहीं है तो जेब से गिर जाता है। तो ये जो समस्या इंडियन टॉयलेट वाली वही समस्या चरण स्पर्श में। मैंने 5 के बहुत सिक्के गिराए हैं, फिर मैंने बहुत बाद में सीखा कि 5 का सिक्का कभी जो है ऊपर वाली जेब में नहीं रखना चाहिए। एक बात और, चरण स्पर्श करते हुए कृपया चरण को देखें। ये जो ऊपर मुंडी करके कहीं पे भी लगा देते हैं ना, वो कृपया उसको बंद करें यार। नहीं, आपकी इच्छा नहीं, उससे क्लियर होता है कि आपकी इच्छा नहीं है, आप बस झुक रहे हैं। झुकना कौन सी बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब आजकल एक और नया चलन है, आप कचहरियों में देखेंगे कि आदमी बैठे हुए हैं, कोई वकील साहब बैठे हैं, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी के साथ में उनके मधु कैठा विशुम्भ निशुम्भ है ना, ये सब भी मारीच चंगू मंगू जितने सब बैठे हैं। तब त्रिपाठी जी तक पहुंचना जो है वो एक बड़ी समस्या है। और आप भी कोट पहने, आप भी टाई लगाए हैं, लेकिन त्रिपाठी जी आपके मान्य हैं या आपसे वरिष्ठ हैं या ज़्यादा अनुभवी हैं या ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो उसमें बिना त्रिपाठी जी से 10 फीट की दूरी कम किए पैर छूने की एक परंपरा है। हाँ। और उसमें क्या है, पाना कहते मुंह से बोल लेना। हाँ, मुंह से बोल के। मैं इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को जैसे फ़ोन आते हैं तो मैं हेलो नहीं बोल सकता हूँ, वो थोड़ा अजीब लगता है, संस्कार। तो हाँ, तो उनको जब वो कहते हैं हेलो तो आप इधर से, आपके यहाँ गोड़ धरे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं गोड़ लगे, गोड़ लगे, हमारे यहाँ गोड़ धरे बोलते हैं। बस हो गया, तो उधर से आता है कि हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद, पलागी। हम लोग को बचपन से कहते हैं प्रणाम, और प्रणाम जो है वो प्रणाम से प्रणाम हो चुका है। और प्रणाम लखनऊ से शुरू होता है, बनारस तक चलता है। ये बड़े प्रणाम, अरे 7:30 पे एक समय दिए थे, 8 बज गया है, ये कि नहीं कराएंगे क्या अष्टमी का है ना। चाचा प्रणाम, चाचा कल आवे के हो? हाँ नहीं जलमाऊ चला। पंडित जी प्रणाम तो हमारे यहाँ भी चलता है, पंडित जी प्रणाम। वो बाद में अब भ्रंशित हो गया, ऐसा हो गया है कि वो पठती पठता पठंती जैसा सुनाई देता है, प्रणाम। मुझे लेकिन एक पाँव छूना अजीब लगा है हमेशा, पत्नी का पति का पाँव छूना, वो थोड़ा पता नहीं क्यों। हाँ, इक्वलिटी में कहा पैर छू रहे हो, उसमें वैसा कुछ बुजुर्ग सम्मान वैसा है नहीं। तो वो रोज थोड़े ना छूते हैं, करवा चौथ पे भी छूते हैं। हाँ, तो करवा चौथ ही क्यों कर रहे हो? तो वो नहीं, मतलब वो नहीं, पूरा ही नहीं करो ना। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें क्या है कि लड़की ने शादी के ठीक बाद, जयमाला के बाद होता है ना, तो लड़की ने लड़के के पाँव छू, कहा जाता है, पंडित ने कहा होगा कि पाँव छुओ। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर करवा चौथ भी रखना है और पैर भी छूना है तो पैर छूना थोड़ा आसान प्रक्रिया है। हाँ, करवा से तो बचो, मतलब क्योंकि 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। ये 12 घंटे 24 घंटे की फास्टिंग जो है ना, ये जो स्यापा है। और पैर छूना सरेंडर नहीं है भाई साहब, प्लीज अंडरस्टैंड। पैर छूने, अगर पत्नी आशीर्वाद के आकांक्षी हैं तो पलट के पति भी छू ले। हाँ, आप भी छू लो, आपको मिल जाएगा।
हमारी माता जी एक कहावत कहती हैं, मुझे लगता है कि वो कहावत पति पत्नी के मामले में फिट बैठती है ना, हालांकि ठाकुरों की कहावत है ये। तो ये है कि पत्नी जब पति के पैर छुए तो उसका मतलब ये है कि पैर पूजे, मुंडी नहीं, दाएं बाएं जाए मुंडी उतार लोगी। वो जो संस्कार वाली बात है ना उसमें कि ये हमने ननिहाल की तरफ सुनी है कहावत कि पंडित जी दादरी धोरे पैर छुए मुंडी तो उतर जाएगी, फिर गलत बात कर दी तो जो संस्कार वाली बात है ना, ये जो लड़की लड़के वाला रिश्ता होता है, ससुराल और मायके वाला, उसमें बड़ा पाँव छूने का एक इसको लेकर के ज्यादा कॉन्शियस होता है। कुख्यात जो होते हैं ना इसमें सबसे किमियागीर और भारतीय परिवारों में सबसे कोढ़ी किस्म के व्यक्ति यही लोग होते हैं। ये होते हैं आपके परिवार के मान्य, आप भी किसी परिवार के मान्य होंगे, लेकिन आपके परिवार के जो मान्य होते हैं सबसे बड़े हरामखोर। क्यों? क्योंकि वो मान्य हैं, वो या तो जीजा हैं या भांजे हैं या फूफा हैं, है ना, या दमाद हैं। ये 4 लोग हैं जो आपके मान्य हैं, जीजा, भांजा, फूफा, दमाद। तो अब ये 4 जब बैठे हुए हैं आपके घर आके, आपके घर में आग लग जाए, वो बुझाएंगे नहीं। पानी लाओ, कोई बुझाओ इसको। हाँ, क्या व्यवस्था है, गर्मी लग रही है, घर जल रहा है, आपका घर जल रहा है, कोई बुझा नहीं रहा, सब जल के गायब है आपके यहाँ। हमारे गांव में इस वक्त 30 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आपके यहाँ 12 लोग बुझा रहे हैं, उनमें हैं वो लोग। और इनको बड़ा मजा आता है कि इनके सब पैर छुएं, क्योंकि घर में ये कुकुर जैसे रहते हैं। इनको रिकॉग्निशन मिलता ही वहां है जहां के मान्य होते हैं, है ना। बाप से जूता खा के हाई स्कूल में 2 बार फेल हो चुका भांजा अपने मामा के घर आता है ना, ऐसा चौड़ा रहता है, नानी जियत हो बे मरियो नाई, ए मामा मन न जाते तू, है ना, कहली एक सोना चेन दिया था ना दिया तो है, दा पैसा दा, जेब में हाथ डाल देंगे, कुछ भी। मतलब सोचिए एकदम किसी गत के नहीं है। इनसे आप घर में पोछा लगवा लीजिए तो पोछा शुद्ध लगेगा, उस क्वालिटी के हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान इनको चाहिए, सबसे ज़्यादा घी, सबसे पहले भोजन, सबसे बढ़िया वाला तकिया, सबसे अच्छा वाला कमरा, सबसे व्यवस्थित मच्छरदानी, हर चीज़ सबसे व्यवस्थित। दूध सबसे पहली धार का इनको, चाय पहले उनका दया। जीवन के वही 2-4 दिन उनके सुख के होते हैं, वही सुख के हैं, उसी में चले रहते हैं। और जो ये करते हैं ना, उनको भी पता लगता है कि हम भी वहां जाते हैं जब अपने बिल्कुल रिश्तेदारों में, तो हमारा भी सुख का दिन वैसे होता है। वो वहां के बदले भी ले रहा होता है ना, कि हमारे जीजा बहुत आग मुतिन है, अब हम भी जीजा। हाँ, अब तिया उसमें ना 2 समधी ड्रिंक करने बैठे, 2 समधी जो है ड्रिंक करने बैठे, तो जो लड़के का पिता था उसने लड़की के पिता से पूछा वाटर, पानी लेंगे? तो लड़की के पिता ने कहा नहीं विदाउट वाटर दे दीजिए। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ लड़की घर का पानी नहीं पीते। हाँ, लेकिन उन्होंने कहावत गलत बताई। उसमें कहावत ये है कि हमारे यहाँ लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते। हाँ। कहे चाय ले आओ, पानी रह दो, पानी हम अपने झोले में बोतल धरे हैं। ये संशोधनवाद जो है ना भारतीय परिवारों का, ये सबसे कमाल की चीज़। अच्छा, एक चीज़ है, एक चीज़ और बहुत सुंदर है पैर छूने के मामले में। हमारे पिताजी एक आदत बनाए हुए थे, और वो हमारे घर में कई लोगों की आदत वो है, पुरुषों की। वो 2 चीज़ों को लेके बहुत स्पष्ट थे कि उम्र में आप बड़े हैं या उम्र में आप छोटे हैं, घर की सब लड़कियों के पैर, लड़कों को या बड़ों को छूने। तो हमारे चाचा की जो सबसे छोटी बिटिया है निधि, वो उनका जन्म हुआ तो तब भी वो पिताजी जब भी चाचा के घर भी जाते थे तो निधि 5 साल की हो गई हैं, 6 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। पिताजी, क्योंकि सब पूरा घर पिताजी के पैर छू रहा होगा, पिताजी निधि के पैर छुएंगे। तो हम लोग की वो आदत डाल दी गई। तो अभी भी क्या है कि कई बार हमसे रहा नहीं आता है, हमको लगता है कि अरे हम ये कीना नहीं तो बेईमानी हुई जाएगी, क्योंकि हम अपने आदत से मजबूर हैं। और दिल्ली में बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो सिर्फ कंजकों को पूजते हैं बस। तो यहाँ पे तो कंजक पूजन वाला दिन है, जिसकी फोटो खिंच जाती है इंस्टा पे डालने के लिए। नहीं तो अभी भी, और हमारे दोस्तों के साथ ये बहुत संकट होता है कि किसी की अगर बिटिया है, उनके घर गए, हम बिटिया पैर छू ले, और पैर छू ले, अरे यार क्या करते हैं आप बताइए, हैं व्हाट इज दिस कॉमरेड। तो ये छोटी बहनों का पाँव छूने का कल्चर हमारे यहाँ भी अवध में भी है। हाँ, वो अवध की बेल्ट का ही है पूरा। तो जैसे एक कन्फ्यूजन है बाबा, और आप दोनों ही इसका कुछ क्रैक बताएं। जैसे मान लीजिए
गांव की एक सड़क है और जिसमें एक गांव के ताऊजी खड़े हैं और एक शहर के चाचा खड़े हैं जो आधुनिक हो गए हैं और समाजवादी भी हो गए हैं, कॉमरेड चाचा कह लीजिए, वो खड़े हैं। अब आप जा रहे हैं वहाँ से गुजरते हुए, अब आप जानते हैं कि कॉमरेड चाचा के मैं पाँव छूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे, छूने नहीं देंगे, पर बगल से गुजर रहा हूँ तो ताऊ जी के पाँव छुए बिना छुए हुए कैसे निकल जाऊँ। अब सिर्फ एक के छू कर चला जाऊँ तब भी अजीब लगेगा कि यार इनके नहीं छुआ। तो उसमें क्रैक क्या है, दोनों के छू के निकल जाएं नाराजगी की परवाह किए बिना या इग्नोर ही कर दें? उसमें ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी सबके पैर छू लेने चाहिए। हमारी थ्योरी यही है। अच्छा, ये तो पहले ताऊ के छुओ और उसके बाद में चाचा के छुओ। उससे फायदा क्या होगा सीनियरिटी भी कि एक तो सीनियरिटी आपने मेंटेन की, हायरार्की मेंटेन की। दूसरा क्या है कि चाचा जैसे ही मुंह खोलेंगे ताऊ तुरंत तुम्हारे डिफेंस में आ जाएंगे। अरे तो इतना अच्छा लड़का है, संस्कारी, तुम जो है इसको अभी पॉलिटिक्स समझाने लग गए हैं, तो तुरंत उनको धर के तुरंत वह नींबू की तरह लगा दिए जाएंगे चाचा। अच्छा, ये पहचानने की कोई ट्रिक है क्या कि ये पाँव अपने छुलवासे हैं ये वाले चाचा, तो इनके छुए जा सकते हैं? हाँ, वो बहुत कातर भाव से देख रहे होते हैं। हाँ। जैसे कुछ ये और ये एकदम आप बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। आप किसी के यहाँ तेरह में या तिलक में चले जाइए और वहाँ 20 लोग बैठे हुए हैं, आप ही बिरादरी के हैं, तो उसमें नेत्र लालित्य एक चीज होती है। सही है ना कि अच्छा ये तो उनके हैं मिश्रा जी के, हाँ आने दो छुएगा अभी, है ना। वो उस काउंटिंग में रहते हैं, है ना। अच्छा, उधर से शुरू कर रहा है, अच्छा हमारे पास तो थोड़ी देर इग्नोर करना पड़ेगा यार, थोड़ी देर, है ना। तो फिर दाएं बाएं देख, नहीं ऐसा है SBI का जो है लोन वो ज़्यादा सही है ना। SBI वाला आप HDFC के चक्कर में उसका सर्विस का, अच्छा अरे बेटा कब आए। ये जो है ना, तो उसमें कुछ लोग जो है वो देखेंगे कि हाँ कौन हुई है, आए हैं, ठीक है। जब तक आप पैर छुएंगे नहीं तब तक वो उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता पैर छुआने और छू जाने से। लेकिन अधिकतर लोग, खास करके अगलों में भयंकर बेचैनी होती है कि हमारे नहीं छू, भयंकर बेचैनी होती है, क्योंकि आप केवल उनका पैर छू के व्यक्तिगत रूप से कुछ संदेश नहीं दे रहे हैं। जिस जगह पे सार्वजनिक रूप से आप पैर छू रहे हैं वहां पे भी एक संदेश जा रहा है कि ये मान आगे ये आज तक में है, 4 लोग हमारे पास, इनके कानपुर वाले भैया के बेटवा हैं, आज तक में है। हाँ, अरे नहीं, बहुत बचपन से बहुत ये हम लोगों ने पाला पोसा है इन लोगों को भाई। हाँ, स्कूल जाते थे हमारे साथ, तो वो जो है ना एक हेकड़ी वो भी है। कोई दबंग पैर छू ले, आप लोगों के नेत्र लालित्य को समझें, है ना। कोई बहुरिया पैर छू ले, और खास करके डायरेक्ट रिलेशन वाली बहुरिया नहीं है, है ना, तो वो अजीब सी वासना से डूबी हुई नजरें भी आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा बेटा, हाँ उनके घरे की, हाँ अरे खुश रहो, आए नहीं का तुम्हें, तो बताए नहीं आए हैं उधर, ठीक है जाओ बच्चे जाओ। एक भाव है कि बहुत दिन बाद कोई बच्चा दिखाई दे, उसमें वात्सल्य है। जब आप अपनी नानी के, दादी के, ताई के, बुआओं के इनके पैर छूते हैं ना, तो एक अजीब सा ममत्व वहाँ पे देखने को मिलता है। उनका हृदय की खुशी उनकी चेहरों, कितनी भी बीमार हो, आपकी बुआ आपकी मौसी कितनी भी बीमार है, आप 2 साल बाद उसके पैर छुएंगे, उसकी आंखों में आप चमक देखिए, बिल्कुल, है ना। उनका जो संचार हो, तो केवल आप नहीं, आप तो फिर भी संकोच से भरे हुए हैं कि आप बड़े हो गए, आपको दाढ़ी हो गई है ना, और आप उतना अच्छा नहीं किए हैं जितने दूसरे बच्चे अच्छा कर ले गए हैं, या आप इसमें है कि 2 साल में कितनी बार उन्होंने कॉल किया, मैंने कभी उठाया नहीं, जवाब नहीं दिया, आज पैर छू रहा हूँ। आप संकोच में, लेकिन उनको ये कोई संकोच नहीं, शिकायत बाद, पहले आह्लाद है, ममत्व है, तो वो भाव है। तो बहुत अलग अलग नवैयत के लोग हैं पैर छुआने वाले। जैसे पंडित को लगता है कि यहाँ पे जो पैर छुआने आया है, इससे मेरी एक जजमानी प्रतिष्ठा, एक मेरी अपनी सांस्कृतिक सत्ता तैयार हो रही है। तो पंडित पैर छुआते समय हमेशा उसका भाव यही रहता है, वो अपने टोन में नहीं रहता है। उन पंडित जी से आप पान की दुकान पे मिल लीजिए, तो वहाँ पे पैर छुएंगे या आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो उनका टोन एकदम अलग है। लेकिन यहाँ पे भी वो पूजा करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, यहाँ पे पैर छुएंगे, ये नबद्धो बलि राजा रान बिंदु, तुरंत बैठ जाइए, हम बंधवा के जाओ बच्चा, रक्षा बंधवा के जाओ, प्रसाद लिख जाओ।
वहाँ उसका टोन अलग है, क्योंकि वो केवल आपको पैर छू के आशीर्वाद, वो इनेक्टमेंट में है। ये हमारे यहाँ भी होता है कि हम बाजार में पंडित जी से मिले तो पंडित जी प्रणाम, लेकिन अगर वही पूजा करवा रहे हैं तो तो फिर पंडित तो वो जी व्यास गद्दी पे है तो वो प्रणाम फिर अलग होगा और उनका रिस्पांस अलग होगा। क्योंकि भैया ऐसा है कि नहीं करना है तो मत करो, हाँ, इतना टेंशन क्यों लेने का। और दूसरे कर रहे हैं ना, उससे अगर प्रॉब्लम है तो इंग्लैंड चले जाओ। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कूटेंगे लोग, वहाँ अलग सिस्टम है, भेजना तो वहीं चाहते हैं पर करें क्या। वो कोई कह रहा था कि आजकल पैर छूना छोड़ें, अगर कोई बुजुर्ग कमरे में या हॉल में कहीं दाखिल हो रहा है और उसको देख के आप अपना मोबाइल साइड में रख दे रहे हो तो वही सम्मान का प्रतीक है। यही सम्मान है कि फ़ोन छोड़ दिया। ब्रेक ले रहे हैं और फिर बिजार खबर। बुजुर्ग की समस्या दूसरी है, फोन अगर आप रख दिए उसमें भी चैन नहीं है, कहें जरूर कुछ गलत देख रहा हो। हमारे लोकालिस। ब्रेक ले रहे हैं फिर बिजार खबर।